हाय दोस्तों, कैसे हैं। आज आइए हम आपके साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और वह मुद्दे का नाम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये देखो, कोशिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहते हैं इसको। अब ये कोशिका विभाजन होता क्यों है, आप जानते हैं। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर का विकास होता है, शरीर की वृद्धि होती है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, या प्रजनन के समय भी यही विभाजन ही काम करता है। अब हमें ये देखना है कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो फर्स्ट वन इज द माइटोसिस एंड सेकंड वन इज द मियोसिस। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आज हम पहले इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन पर चर्चा करेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरी के पूरे जो डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। दूसरी बात, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो, एग्जाम में अच्छे नंबर पाने की वीडियो मैं बराबर लाता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। अब इस समसूत्री कोशिका विभाजन जाने के पहले जरा आप देख लेंगे, जो कोशिका का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है। कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। और ध्यान ये रखना, जो ये दीवार आपकी है ना, इसको कहते हैं कोशिका कला। कोशिका कला कोशिका की दीवार होती है और बाहर ये सेल वॉल है, बीच में क्या है, ये सब कोशिका द्रव्य है पूरे, ठीक है। तो अब समसूत्री विभाजन होता क्या है, माइटोसिस क्या है, कायिक कोशिका और मूल कोशिका में ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन होता है। अब कायिक कोशिका क्या होती है, आपके शरीर का जो आकार बढ़ता है, आपके शरीर की जो हाइट बढ़ती है, जो आपका थिकनेस बढ़ता है, वह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। माने कायिक कोशिका माने शारीरिक कोशिका। और ये मूल कोशिका क्या होती है, रूट सेल क्या होता है। हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें कोशिकाओं में क्षमता होती है कि वो अपनी जैसी कोशिका का निर्माण कर पाएं। इसको कहते हैं मूल कोशिका। ये कोशिकाएं जैसे आपकी किडनी में हैं, लीवर में हैं, और आपके जांघ की जो त्वचा होती है उसमें भी मूल कोशिकाएं होती हैं। इसमें स्वतः की कोशिका निर्माण करने की क्षमता होती है। तो आप समझ गए कि समसूत्री कोशिका विभाजन हमारे शारीरिक कोशिकाओं में होता है और मूल कोशिकाओं में ही होता है। लेकिन ये समसूत्री कोशिका विभाजन दो सोपान में होगा। पहला सोपान आपका है, जो सबसे पहले होता है, उसे कहते हैं केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले किसका होगा, केंद्रक, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन। और दूसरा जो भाग है वह है साइटोप्लाज्म, मतलब जीव द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन इसमें होता है। तो आइए हम देखते हैं, आप ध्यान देने, ए और बी ये दो प्रोसेस हैं। अब हम सबसे पहले केंद्रक विभाजन पढ़ेंगे, उसके बाद में जीव द्रव्य विभाजन पढ़ेंगे। लेकिन केंद्रक विभाजन में जाने के पहले आप ये देख लें, ये आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रिका में पाए जाएंगी गुणसूत्र। अगर मैं मानव का गुणसूत्र ले लूं तो 23 जोड़े हैं, लेकिन ये गुणसूत्र इतने पतले, महीन, बारीक होते हैं कि इन्हें निरी आंखों से देखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं केंद्रक विभाजन। ये केंद्रक विभाजन जो आपका है 4 सोपान में, 4 स्टेप में, 4 चरणों में पूरा होगा। अब एक एक चरण आप देखते जाइए, आपको समझ ये
पहले चरण को आप बोलते हैं प्रोफेज, मतलब पूर्वावस्था। नाम याद रखना, केंद्रक विभाजन का पहला सोपान होता है प्रोफेज या पूर्वावस्था। इसमें होता क्या है, ध्यान सुनना। केंद्रकीय विभाजन की पूर्वावस्था में, मतलब इस अवस्था में, मूलतः बहुत ही नाजुक धागों जैसी दिखने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनकी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग कंडेंसेशन माने बली भवन। क्या होते हैं, बली भवन, फोल्डिंग, फोल्डिंग कंडेंसेशन, मुड़ जाते हैं। तो जो पतले थे, बारीक थे, महीन थे, जब फोल्ड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, तो क्या होगा जानते हैं, वो लंबाई में छोटे और आकार में मोटे हो जाएंगे। और जब लंबाई में छोटे, आकार में मोटे हो जाएंगे, तो आपको दिखने लगेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये गुणसूत्र जो देख रहे हैं ना जोड़ी में, ये गुणसूत्र हैं, ये दिखने लगते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो सेंट्रोमेयर होता है, या सेंट्रॉइड बोलते हैं, तारककाय बोलते हैं। तारककाय देखिए यहाँ पर था पहले, यहाँ पर, ये दो भागों में टूट जाता है और दो भागों में टूट करके आ जाता है इस सिरे पर। तारककाय का आधा हिस्सा यहाँ, आधा हिस्सा यहाँ। अब ध्यान देना। और साथ साथ में इसकी जो केंद्रक कला है, केंद्र का वर्ण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो, और जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, वो धीरे 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 गायब होने लगती है। बस प्रावस्था में, मतलब पूर्वावस्था में या प्रोफेज में, इतनी चीजें होती हैं जो कि आपने यहां पर देखा। समझ गए ना। तो केंद्रक विभाजन में हमने क्या देखा, केंद्रक विभाजन की पूर्वावस्था में क्या क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स थिकनेस बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, और इसके केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। इसके जो सेंट्रॉइड हैं, तारककाय हैं, वो विभक्त होकर के कोशिका के दोनों सिरों पे जाके स्थापित हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर देखा। इतनी बातें आपने यहाँ पर प्रोफेज में देखी। अब आती है बारी किसकी, दूसरी अवस्था, जिसे बोलते हैं मध्यावस्था। क्या है, मध्यावस्था, मेटाफेज। ये अब देखना, जो आपने तारककाय देखे थे टूट करके दोनों सिरे हो गए थे, यहाँ पर ये दोनों सिरे हो गए हैं, और जो क्रोमोसोम आपका था, गुणसूत्र था, वो एक दूसरे के समांतर, ये देखिए, ये दूसरे के समांतर में ये अरेंज हो जाता है, सेट हो जाता है। और उसके बाद तारककाय से होकर के एक पतली महीन धागे जैसी रचना, ये देख रहे हैं, ये निकलती है और जाकर गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाती। अब गुणसूत्र बिंदु का होता है, उससे मैं बता रहा हूं, ये आपका है गुणसूत्र, ठीक है। ये आप देखें 9th में यहां भी है। ये दोनों धागे जो हैं जहां मिलते हैं, इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। इसी गुणसूत्र बिंदु में तारककाय से निकलने वाले धागे जो होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं तुर्क तंतु, स्पाइंडल फाइबर। अब ये देखिए, स्पाइंडल फाइबर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये पतले पतले लक्षण दिख रहे हैं ना, ये स्पाइंडल फाइबर हैं, तुर्क तंतु हैं। तो तारककाय से निकलने वाले तुर्क तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जाकर के जुड़ जाते हैं। और इसी अवस्था में होता और क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रिका जो लुप्त हो रही थी पूर्वावस्था में, वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। इतने काम होते हैं कहाँ, मध्यावस्था में। फिर से रिपीट कर देता हूं, मध्यावस्था में होता क्या क्या है। मध्यावस्था में तारककाय दोनों चिरिप आ गए हैं, और तारककाय सेंट्रॉइड से निकलने वाले पतले महीन प्रथिन के धागे, प्रोटीन के धागे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुर्क तंतु या स्पाइंडल फाइबर्स बोलते हैं। ये जाकर के गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ जाते हैं। केंद्रक कला, केंद्रिका पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। इतना काम होता है कहाँ, मध्यावस्था में। अब मध्यावस्था काम इतना यहाँ पूरा हुआ। अब आइए हम देखते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को बोलते हैं एनाफेज या पश्चावस्था। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो तुर्क तंतु थे उनमें खिंचाव होता है,
उनमें तनाव होता है। तनाव होने से जो गुणसूत्र आपके ऐसे हैं, इस प्रकार से ऐसे जुड़े हैं, ये दोनों धागे दोनों सिरे पे खिंच के टूट जाते हैं और तब बनता है अर्ध गुणसूत्र। इसको हम बोलते हैं संतति गुणसूत्र या डॉटर क्रोमोसोम्स। ये जो अलग अलग देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, संतति गुणसूत्र बोलते हैं। और ये दोनों खिंच करके दोनों सिरे पे चले जाते हैं। ये इधर का गुणसूत्र यहाँ आ जाएगा इस सिरे पे, ये गुणसूत्र इस सिरे पे आ जाएगा। अब ये दोनों गुणसूत्र दो समूहों में बढ़ जाते हैं, दोनों सिरों पे यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद में ये जो प्रोसेस था तीसरा, यहीं पर पूरा होता है। अब आइए केंद्रक विभाजन के चौथे स्टेप में, जिसको हम टीलोफेज या अंत्यावस्था कहते हैं, उसमें क्या होता है ये देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है अंत्यावस्था में, अब एक बात और नोट कर लीजिए, अंत्यावस्था में मोस्टली जो चीज़ें आपने पूर्वावस्था में पढ़ी थी, मेटाफेज में पढ़ी थी, उसी का अपोजिट आपका अंत्यावस्था में होगा, टीलोफेज में होगा। क्या क्या होता है, ये जो गुणसूत्र दोनों सिरों पहुंच जाएंगे, ये विसंघनित हो जाएंगे। वहां संघनन हुआ था, एक दूसरे में क्या थे, जुड़ गए थे, फोल्ड हो गए थे, मुड़ गए थे, मोटे हो गए थे, छोटे हो गए थे। लेकिन यहां पर क्या होंगे, वो पतले हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, नाजुक हो जाएंगे और दिखाई देना बंद कर देंगे। ध्यान देना, जब विभाजन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले ये नहीं दिखाई देते थे, लेकिन पहली अवस्था जो थी, पूर्वावस्था जो थी, उसमें छोटे मोटे होने के कारण ये दिखाई देने लगे थे। अब इस चौथी अवस्था टीलोफेज में फिर से ये दिखाई देना बंद कर देंगे, क्योंकि क्या हो जाएंगे, पतले, महीन, बारीक हो जाएंगे। उसके बाद इन्हीं के चारों तरफ केंद्रक आवरण बनने लगेगा, मतलब केंद्रक कला बनने लगेगी। ठीक है, और केंद्रिका का निर्माण भी हो जाएगा। केंद्रिका बन गई, केंद्रक कला बन गई, केंद्रक बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें दो केंद्रक बन गए, एक ही कोशिका में दो केंद्रक बढ़ गए, मतलब केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया यहीं पर पूरी हो जाती है। अब हमारा जो पहला अवस्था था, हमारे कोशिका विभाजन में दो स्टेप थे। पहला था केंद्रक का विभाजन, दूसरा था साइटोप्लाज्म विभाजन। तो केंद्रक का तो हो गया यहाँ पर। अब आइए हम बताते हैं साइटोप्लाज्म विभाजन कैसे होता है। अब केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात यहाँ लिखेंगे हम जीव द्रव्य का विभाजन। क्या लिखेंगे, जीव द्रव्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ, या क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन हो गया कैरियोकाइनेसिस, और जीव द्रव्य का हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका में जब केंद्रक बन गया तो कोशिका में यहाँ वलय बनते हैं, खांचे बनने लगती है इस प्रकार से। ठीक है, और ये वलय बढ़ते 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 आगे बढ़ते हैं। इसका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है। जरा मैं यहाँ बना देता हूँ, इस प्रकार से रचना हो जाती है। यहाँ पर देखिए, पहले तो ये ऐसे बने, ठीक है, ये ऐसे दो भाग हो गए, एक केंद्रक यहाँ, एक केंद्रक यहाँ। कोशिका द्रव्य भी यहाँ बढ़ गया। कोशिका द्रव्य बढ़ने के बाद में ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका मेम्ब्रेन है, आपस मिल जाएगी। फिर यहाँ पर दो नई कोशिकाएं बन जाएंगी। इस प्रकार से एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। यह आपका हो गया समसूत्री विभाजन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन की उपयोगिता क्या है, सिंपल सी बात है, समसूत्री विभाजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, जख्मों को भरने में होता है, सभी प्रकार की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन धीरे 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 उसकी लंबाई मोटाई बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसके शरीर में यही समसूत्री विभाजन हुआ था। एक कोशिका से 2 से 4, 4 से 8 होता गया। और साथ साथ कभी हमें घाव लग गया, ये छिल गया, तो वहाँ की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। तो उन कोशिकाओं की भरपाई करने के लिए जो समसूत्री विभाजन होता है, नई कोशिकाएं बन करके वहाँ उस स्थान को ले लेती हैं, वहाँ नई कोशिका बन जाती है। माने शरीर का विकास करने के लिए, शरीर में होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए और जख्मों को भरने के लिए।
अब एक होता मूल कोशिका में, मूल कोशिका मैंने बताया ऐसी सारी कोशिकाएं जहां पर स्वयं से कोश का निर्माण करने की क्षमता होती है, उन कोशिकाओं को कहते हैं मूल कोशिका। अब